हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। जियोग्राफी की कॉन्सेप्ट क्लासेस की सीरीज में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन सी चीजें हैं इसको हम समझेंगे। ये टॉपिक बहुत ही छोटा है और इजी भी है, तो ये आपको बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम टू द पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैंने अलग से लिख दिया है। चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्थ के इंटीरियर को डिस्कस करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इसको जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस हैं, कहाँ से हमें इनके बारे में पता चलता है। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि अर्थ की रेडियस है 6371 किलोमीटर, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अर्थ के इंटीरियर में कोई जाके पता लगाएगा। हमें अलग अलग सोर्सेस से पता चलता है कि इनके इंटीरियर में क्या चीजें हैं। कोर तक जाने की बात छोड़िए, जो क्रस्ट है ना, इसकी थिकनेस है 0 से लेके 100 किलोमीटर, तो यहाँ तक जाना भी अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसी वजह से जो अर्थ का इंटीरियर है इसको जानने के लिए दो सोर्सेज हैं। एक तो है डायरेक्ट सोर्स और एक है इनडायरेक्ट सोर्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट सोर्स में वो सारी चीजें आती हैं जिनको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि वोल्केनो का जब भी इरप्शन होता है वहां से जो मैग्मा बाहर आता है उसको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है और उस पे स्टडी करके अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ये डायरेक्ट सोर्स है। इसके अलावा जो भी रॉक्स हैं जो कि बहुत सालों में बनते हैं, इनसे भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। माइनिंग और ड्रिलिंग भी डायरेक्ट सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे आप चीजों को डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं। वहीं पर अगर हम इनडायरेक्ट सोर्स की बात करें तो मेटेओराइट्स होगा इसमें। अर्थक्वेक की जो सिस्मिक वेव्स आती हैं, इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। हमें केवल पता चल सकता है कि कितने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। इस वजह से ये भी इनडायरेक्ट सोर्स हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वजह से ये भी इनडायरेक्ट सोर्स है, लेकिन इससे भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। ये दो सोर्सेस हैं जिसके द्वारा अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। यहाँ से हम पढ़ेंगे क्रस्ट, मैंटल और कोर के बारे में। ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो मान लीजिए ये जो हमारा अर्थ है ना, इसके बीच से अगर एक आप ऐसे पीस कट करेंगे तो उसी तरीके का सेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये हमारा अर्थ है और इसका ये क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हमने कहा क्रस्ट। इसके जैसे ही आप नीचे जाएंगे, कितना नीचे जाएंगे ये अभी हम आगे देखेंगे, तब आपको यहाँ पे मैंटल मिलेगा। उसके आप नीचे जाएंगे, जो थर्ड लेयर है, यहाँ पे आपको कोर मिलेगा। अब ये जो कोर है इसमें भी है आउटर कोर और इनर कोर। इसको आप इमेजिन कीजिए जैसे वाटरमेलन होता है, उसको आप बीच से एक सेक्शन कट करेंगे तो आपको इसी तरीके से दिखेगा। या फिर आप केक भी इमेजिन कर सकते हैं, जब आप उसको भी कट करेंगे तो कुछ इसी तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हमने कहा क्रस्ट, जिसकी थिकनेस 0 से लेके 100 किलोमीटर होती है। इसके बाद यहाँ पे आता है मैंटल। अब मैंटल के नीचे आता है कोर। क्रस्ट वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे प्लेन्स हैं, यानी एक तरीके से ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ओशियन वाला पार्ट है। तो क्रस्ट में कौन कौन सी चीजें आएंगी इसको आपको देखना है। क्रस्ट जो है ये हमारी अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है, यानी कि सबसे ऊपरी परत जो है यही होता है हमारा क्रस्ट। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये थिनेस्ट लेयर होती है, यानी कि ये बहुत पतली परत है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये सिर्फ इतना वाला पार्ट है क्रस्ट। जहाँ पे माउंटेन्स है वहां पे क्रस्ट की थिकनेस बहुत ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये बहुत ही थिन है, यानी ये अपर मोस्ट लेयर तो है लेकिन थिनेस्ट लेयर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो इसमें मिलता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इसी वजह से इसको सियाल भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि सियाल किसको कहते हैं, तो क्रस्ट को कहते हैं। अगर हम इनके वॉल्यूम की बात करें कि पूरे अर्थ का जो वॉल्यूम है उसका कितना परसेंट क्रस्ट है, तो केवल 1%। इसी वजह से तो ये थिनेस्ट है ना। अब क्रस्ट में भी दो तरीके के क्रस्ट आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। यहाँ पे आपने देखा होगा ये माउंटेन्स है, प्लेन्स है, यानी कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, और ये ओशियन वाला पार्ट है। तो इनके दो पार्ट होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट।
क्रस्ट की ओवरऑल थिकनेस अगर आपसे पूछे तो वो 5 से लेके 70 किलोमीटर होगा, लेकिन अगर आपसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस पूछी जाए तो वो 30 से लेके 35 किलोमीटर होगा। ऐसे भी एग्जाम में लिखा हुआ आपको मिल सकता है, लेकिन सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो वहां पे 30 किलोमीटर ही आंसर दिया हुआ था। इसको आपको याद रखना है। वैसे ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं ये थिक होते हैं, क्योंकि कहीं पे आपको बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, तो ये थिक होते हैं लेकिन लाइट होते हैं। ये ग्रेनिटिक रॉक के बने होते हैं, जो कि एक तरीके का इंट्रूसिव रॉक है। अब ये जो रॉक है इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ओशियानिक क्रस्ट की। इनकी थिकनेस 5 किलोमीटर होती है, लेकिन अगर एग्जाम में आपको ये लिखा हुआ देगा 5 से 7 किलोमीटर तो आप इसको आंसर मार्क करेंगे। ये थिन होते हैं। आपने देखा कि जो ओशियानिक क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भी ज्यादा थिन है यहाँ पे, और जबकि कॉन्टिनेंट वाला इससे थोड़ा सा थिक है। तो ये थिन होते हैं लेकिन डेंसर होते हैं। इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है और ये बने होते हैं बसाल्टिक रॉक के, जो कि एक्सट्रूसिव रॉक होता है। और इनमें ना सिलिका एंड मैग्नीशियम आपको देखने को मिलेगा, इसी वजह से इसको सीमा भी कहते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आपसे पूछे तो क्रस्ट को सियाल कहते हैं, लेकिन ओशियानिक क्रस्ट में ज्यादा से ज्यादा सिलिका एंड मैग्नीशियम मिलता है, तो इस वजह से इसको सीमा भी कहते हैं। तो ये था क्रस्ट के बारे में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद आपको यहाँ पे मैंटल दिख रहा होगा, जो कि सेकंड लेयर है हमारे अर्थ की, लेकिन इसमें ना आपको एक सेमी मॉल्टन सा यहाँ पे रेड कलर का कुछ दिख रहा होगा। इसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। अब ये जो एस्थेनोस्फीयर है ये सेमी मॉल्टन फॉर्म में होता है, और यहाँ पे जो हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं वो तैर रही होती हैं। यानी आप ऐसा समझिए कि बहुत सारा ऐसे सेमी लिक्विड सा चीज भरा है और यहाँ पे प्लेट जो है वो मूव कर रही हैं, और इन्हीं प्लेट के मूव करने की वजह से अर्थक्वेक आता है, क्योंकि प्लेटें इसके ऊपर तैर रही होती हैं। तो इसको भी हम अभी देखेंगे। यहाँ पे हमें मैंटल के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसके पहले एक पॉइंट मैंने स्टार मार्क करके लिखा है। आपको याद रखना है कि डेंसिटी इंक्रीजेज विथ डेप्थ। जैसे जैसे आप अर्थ के डीप में जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है, और कितनी इंक्रीज होगी? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी। एवरेज डेंसिटी अगर हम अर्थ की देखें तो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और ये जो अर्थ है ये डेंसेस्ट प्लैनेट है, इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं मैंटल की, तो मैंटल का डेप्थ है 2900 किलोमीटर। यानी कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे क्रस्ट है और यहाँ पे मैंटल है, तो इनकी थिकनेस के बाद आपको यहाँ पे 2900 किलोमीटर तक दिखेगा मैंटल। मैंटल जो है सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे कि मैलिएबल प्लास्टिक। और अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के वॉल्यूम का कितना परसेंट मैंटल है, तो 84% इसका वॉल्यूम है। ये बना होता है सिलिका एंड मैग्नीशियम से, तो इस वजह से इसको भी सीमा कहते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि ओशियानिक क्रस्ट में भी सिलिका और मैग्नीशियम मिलते हैं, मैंटल में भी सिलिका और मैग्नीशियम मिलते हैं। इसका जो टॉप लेयर होता है, ऊपर वाला लेयर, वो सॉलिड होता है, और ये जो एस्थेनोस्फीयर है ये सेमी मॉल्टन फॉर्म में होता है, जहाँ पे हमारी सारी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो उस पे तैर रही होती हैं, मूव करती हैं। मैंटल के भी दो पार्ट होते हैं, अपर मैंटल और लोअर मैंटल। इस वाली इमेज में आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये है मैंटल वाला पार्ट, और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कहते हैं अपर मैंटल, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कहते हैं लोअर मैंटल। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो मैंटल होता है इसका टॉप लेयर सॉलिड फॉर्म में होता है। अब ये जब सॉलिड फॉर्म में है तो इससे एक चीज ये सामने निकल करके आती है कि ये लिथोस्फीयर को बनाते हैं। क्रस्ट वाला पार्ट और जो अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल है, ये दोनों मिल करके लिथोस्फीयर बनाते हैं। इनकी थिकनेस 100 से लेके 200 किलोमीटर होती है। यहाँ पे आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये है लिथोस्फीयर, जिसमें क्रस्ट का पार्ट आएगा, और अपर मैंटल का जो ये सॉलिड वाला पार्ट है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये है लिथोस्फीयर। इसके बाद हमें अर्थ की थर्ड लेयर के बारे में पढ़ना है, जिसको कहते हैं कोर। अब ये जो कोर है इसका भी जो बाहरी हिस्सा होता है उसको कहते हैं आउटर कोर, और जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं इनर कोर।
यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा सॉलिड फॉर्म में है, कौन सा लिक्विड फॉर्म में है। ये जो आउटर कोर है ये लिक्विड फॉर्म में होगा और जो इनर कोर होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। यहाँ पे आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनर कोर सॉलिड क्यों होता है, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। आप यहाँ से फील भी कर सकते हैं कि ये जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है इनर कोर, इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की वजह से ही ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। कोर के रिगार्डिंग आपको इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि ये इनर मोस्ट लेयर होता है और इसकी रेडियस होती है 3500 किलोमीटर्स और ये बना होता है निकेल एंड आयरन का, तो इसको कहा जाता है निफे और यही जिम्मेदार होते हैं हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था CHSL 2020 में। सेंट्रल कोर इज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो इनर कोर होता है वहां पे बहुत ही हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, इसी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ से आप याद रखिएगा कि जो आउटर कोर है ये होगा लिक्विड और जो इनर कोर है वो आपको सॉलिड देखने को मिलेगा। इसका वॉल्यूम आपको याद रखना है 15% होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट की। तो हमारा जो क्रस्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, वहां पे कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, इसका परसेंटेज आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन। ये हमारी अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है 46.4%। उसके बाद यहाँ पे सिलिकॉन आएगा, ये मिलता है 28%। एल्यूमिनियम की बात करें तो ये होता है 8% और ये मोस्ट अबंडेंट मेटल है जो कि हमारे क्रस्ट में मिलता है। आयरन जो है ये 5% होता है और ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है जो कि हमारे क्रस्ट में होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, इनका कंपोजिशन और इनका परसेंटेज। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा ये जो क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, इनका वॉल्यूम कितना होगा, इनका मास कितना होगा, ये चीजें एक साथ मैंने लिखी हैं ताकि आपको याद हो जाए। क्रस्ट का जो वॉल्यूम है वो पूरे अर्थ का केवल 1% है। मेंटल का सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है 84% और कोर का वॉल्यूम होता है 15%। क्रस्ट का मास जो होता है ये 1% ही होता है और मेंटल का जो मास होता है ये भी सबसे ज्यादा होता है 68% और कोर का जो मास होता है वो वॉल्यूम का डबल से +1, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया क्रस्ट, मेंटल और कोर और हमने ये समझा कि अर्थ की जो पहली वाली लेयर होती है वो होता है क्रस्ट। क्रस्ट के बाद यहाँ पे आता है मेंटल और कोर, लेकिन ये हम ऐसे बना देते हैं कि इसमें लाइन है बीच बीच में, लेकिन एक्चुअल में जब आप क्रस्ट से मेंटल पे जाएंगे, मेंटल से कोर पे जाएंगे तो बीच बीच में आपको ट्रांजिशन वाला एरिया देखने को मिलेगा। यानी कि आपको कहीं से जो ट्रांजिशन स्टार्ट होगा तो पता चलेगा कि उनकी क्वालिटीज अलग हो गई हैं, डिफरेंट हो गई हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे खड़े हैं और इस क्रस्ट से आप ओशियानिक क्रस्ट पे जाते हैं तो इनके बीच में कोई तो एरिया ऐसा होगा ना ट्रांजिशन वाला, जहां से इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी जो फीचर हैं, जो क्वालिटीज हैं वो अलग हो जाती हैं। तो ऐसे ही जो भी लेयर हैं, चाहे वो अपर मेंटल हो, लोअर मेंटल हो, इनर कोर हो, आउटर कोर हो, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रांजिशन वाला एरिया दिखेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हमने एक लाइन खींच दी और बोला यहाँ पे क्रस्ट है और इस लाइन के नीचे तुरंत यहाँ पे मेंटल आएगा, तो ऐसा नहीं होता। ट्रांजिशन वाला एरिया बीच बीच में आता है जहां से आपका मेंटल स्टार्ट होगा, फिर ट्रांजिशन वाला एरिया आएगा, आउटर कोर स्टार्ट होगा, फिर ट्रांजिशन वाला एरिया आएगा जहां से सारी क्वालिटीज बदल जाएंगी, वहां पे आपका इनर कोर आएगा। ये जो ट्रांजिशन वाला एरिया आता है इसी को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी और आपको 5 टाइप्स की डिसकंटिन्यूटीज पढ़नी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्रस्ट को देखेंगे। क्रस्ट में भी मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और ओशियानिक क्रस्ट होता है। तो अगर आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ओशियानिक क्रस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी जिसको कहते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद जब आप मेंटल पे जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि मेंटल में अपर मेंटल वाला पार्ट है और ये लोअर मेंटल वाला पार्ट है। इसके ऊपर भी हमने देखा था
कि अपर मेंटल के ऊपर सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है हमारा एस्थेनोस्फीयर, और मेंटल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, एकदम ऊपर वाला, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जो क्रस्ट होता है हमारा और ये जो अपर मेंटल का सॉलिड पार्ट होता है, ये मिलके बनाते हैं लिथोस्फीयर। यहाँ तक हमारा क्रस्ट था और यहाँ से स्टार्ट होता है मेंटल। तो जब आप क्रस्ट से मेंटल पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मोहो डिस्कंटिन्यूटी। इसके बाद जब ये अपर मेंटल से आप लोअर मेंटल में आएंगे तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन वाला एरिया होगा, इसको कहते हैं रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी। यहाँ तक मेंटल वाला पार्ट है, और जब आप मेंटल से कोर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी देखने को मिलेगा, जो कि लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हम कोर पे आते हैं तो इनके भी दो पार्ट होते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो आउटर कोर से जब आप इनर कोर में एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको फिफ्थ डिस्कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, जिसको लेहमैन्स डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको लिख दिया है कि कोनराड डिस्कंटिन्यूटी आउटर एंड इनर क्रस्ट में होगा, मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्रस्ट एंड मेंटल को सेपरेट करेगा, रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी आउटर एंड इनर मेंटल को अलग करेगा, गुटेनबर्ग मेंटल एंड कोर के बीच में मिलेगा, लेहमैन जो है आउटर एंड इनर कोर के बीच में मिलेगा। यहाँ पे आपको दो डिस्कंटिन्यूटी अच्छे से याद रखनी है जो कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, वो है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। मेंटल एंड कोर को जो अलग करता है वो है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। इसको आप CMRGL से याद रख सकते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है प्लेट बाउंड्रीज के बारे में, जो कि 3 टाइप्स की होती हैं और एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये इमेज देखना है, यहाँ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओशियानिक क्रस्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 प्लेट्स हैं जो कि स्लाइड कर रही हैं, तो इनको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। 2 प्लेट जब एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो उसको हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। और जब 2 प्लेट ऐसे आपस में एक तरफ आती हैं, जिनमें से एक जो प्लेट होती है वो नीचे सबडक्ट कर जाती है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे आप देखिए इमेज में ये 2 प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इनके बीच में रिज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी बाउंड्री होगी? यहाँ पे होगा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनमें से एक प्लेट नीचे सबडक्ट कर रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है सबडक्टिंग प्लेट। तो जब भी 2 प्लेट आपस में एक पास आती हैं और एक प्लेट नीचे सबडक्ट कर जाती है तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और जब ऐसा होता है तो वहाँ पे ट्रेंच क्रिएट होता है, यानी कि बहुत बड़े आपको गड्ढे देखने को मिलेंगे। और वहीं पर ये जो है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यहाँ पे रिज का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये दोनों जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो मेंटल का जो लिक्विड वाला पार्ट है वो ऊपर निकलेगा और रिज का फॉर्मेशन कर देगा। इसके बाद जब प्लेट स्लाइड करती हैं एक दूसरे से तो इनमें ना तो क्रस्ट बनता है और ना ही क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है। तो ये 3 तरीके की प्लेट बाउंड्री होती हैं और आपको एक एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो यहाँ पे प्लेटें ना आपस में स्लाइड करती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ये कंजर्वेटिव होती हैं, यानी कि लिथोस्फीयर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे लिथोस्फीयर ना तो बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि प्लेटें स्लाइड कर जाती हैं, एक दूसरे को पास कर जाती हैं, तो इनका आपको मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड यहाँ पे है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और यहाँ पे रिज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि ये स्प्रेडिंग प्लेट बाउंड्री होती हैं, कंस्ट्रक्टिव होती हैं, क्योंकि इसमें ओशियानिक लिथोस्फीयर क्रिएट हो जाता है, रिज या फॉल्ट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। थर्ड यहाँ पे है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें एक जो प्लेट होती है ना वो सबडक्ट कर जाती है, जो कि हल्की होती है, वो नीचे चली जाती है। यहाँ पे सबडक्शन जोन क्रिएट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप अच्छे से इसको याद रखिएगा कि कहाँ पे सबडक्शन जोन बनेगा, कौन कंस्ट्रक्टिव है, कौन कंजर्वेटिव है। इनका नेचर डिस्ट्रक्टिव होता है, यहाँ पे ओशियानिक लिथोस्फीयर डिस्ट्रॉय हो जाता है
और ट्रेंच का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये 3 तरीके की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, इसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक आता क्यों है? तो अर्थक्वेक इस वजह से आता है क्योंकि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो भी प्लेटें तैर रही होती हैं, तो जब वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं तब हमें एक बहुत ही झटका सा महसूस होता है, उसी को हम कहते हैं अर्थक्वेक, जिससे कि पूरी जो अर्थ है वो शेक कर जाती है, हिल जाती है। Earthquake is the shaking of Earth's surface caused by sudden release of energy within the Earth crust। अर्थ के क्रस्ट में जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वहां से बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जिसकी वजह से पूरी धरती कांप जाती है और तब आता है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक से रिलेटेड भी आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन होती है हाइपोसेंटर एंड एपीसेंटर में। यहाँ पे सबसे पहले आपको इमेज देखना है, तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोकस कहाँ पर होता है और एपीसेंटर कहाँ पे होता है। तो जो नीचे होता है ना, अर्थ के नीचे, वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, और इस फोकस को ही हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि हाइपोसेंटर और फोकस एक ही है, और ये वो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। एपीसेंटर आप याद रखेंगे, एपीसेंटर ई से स्टार्ट होता है, अर्थ भी ई से स्टार्ट होता है। तो ये एपीसेंटर ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ये आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। ये जो एपीसेंटर वाला पॉइंट है ये फोकस के एकदम ऊपर ही होता है, लेकिन ये होता है अर्थ पे। तो इसी में कंफ्यूजन होती है कि एपीसेंटर कहाँ पे होगा, हाइपोसेंटर कहाँ पे होगा। एपीसेंटर अर्थ पे होगा, फोकस के जस्ट ऊपर होगा, फोकस नीचे होगा जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, पॉइंट ऑफ ओरिजिन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट। जहां से स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट को हम कहते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। एपीसेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर और फोकस। हाइपोसेंटर या फोकस के ऊपर वाला जो पॉइंट होगा ये होता है एपीसेंटर। ड्यूरिंग अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थक्वेक के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है प्लेट की मूव करने से, वो वेव के फॉर्म में होती है, जिसको कि सिस्मिक वेव्स कहते हैं। अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो भी 2 टाइप्स की होती हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो बॉडी वेव्स होती हैं इनको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पी वेव्स एंड एस वेव। और जो सरफेस वेव होती हैं इनके भी 2 टाइप होते हैं, रेले वेव एंड लव वेव्स। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है पी वेव एंड एस वेव के बारे में, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस इमेज में आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कौन सी वेव किस तरह की होती है। बॉडी वेव्स के 2 टाइप होते हैं, पी वेव्स एंड एस वेव। पी वेव से आपको याद रखना है कि ये प्राइमरी वेव होती हैं, इनको प्राइमरी या फिर प्रेशर वेव भी कहते हैं, और ये बहुत ही फास्ट ट्रेवल करती हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जब ये फास्ट ट्रेवल करती हैं तो सिस्मोग्राफ पे भी सबसे पहले यही वाली वेव रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि ये सबसे पहले आती हैं। पी वेव से आपको याद रखना है कि ये इतना फास्ट आती हैं तो ज़रूर ये तीनों मीडियम से ट्रेवल करती होंगी। तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम से ट्रेवल करती हैं। इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। इनकी एवरेज स्पीड होती है 7 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत फास्ट ट्रेवल करती हैं। इसी वजह से सिस्मोग्राफ पे पहले रिकॉर्ड होती हैं, और ये साउंड वेव्स की तरह होती हैं। साउंड वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। अब इसमें कंप्रेशन होता है और एक्सपेंशन होता है, तो इसी को हम कहते हैं कि साउंड वेव की तरह होती हैं। एस वेव्स की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ये इस तरीके से प्रोपेगेट करती हैं और ये केवल और केवल सॉलिड मीडियम में ही ट्रेवल करती हैं, और इनकी स्पीड होती है 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके अलावा ये जो सरफेस वेव हैं इनका आपको केवल नाम याद रखना है। 2 टाइप्स के होते हैं सरफेस वेव्स, रेले वेव्स एंड लव वेव्स, और इसमें से भी सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है लव वेव्स। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी वेव्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं एपीसेंटर पे, तो वो हो जाएगा लव वेव्स।
यहाँ पे हम बात करते हैं शैडो जोन की। शैडो जोन का मतलब होता है छाया क्षेत्र। अब इसका क्या मतलब होता है, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, अभी हमने डिस्कस किया कि जो पी वेव्स होती हैं ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम से पास करती हैं, तीनों मीडियम से होकर के जाती हैं। तो ये हमारे अर्थ के इंटीरियर का बहुत सारा पार्ट कवर करती हैं, वहां से होकर के ये आती हैं। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां से पी वेव हमारे सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड नहीं होते, तो उसी को कह दिया जाता है कि ये पी वेव का शैडो जोन है, यानी यहाँ पे पी वेव्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। एस वेव में हमने डिस्कस किया कि ये केवल और केवल सॉलिड मीडियम से ट्रेवल करती हैं, तो हमारे अर्थ के इंटीरियर का जो पार्ट सॉलिड है वहीं पर आपको एस वेव्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो हमारा कोर है या फिर ये बाहर वाला कोर है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मेंटल का भी कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आपको इतना एरिया जो है इसमें एस वेव रिकॉर्ड नहीं होंगी, तो यही होता है एस वेव का शैडो जोन। और यहाँ पे पी वेव रिकॉर्ड नहीं होंगी, तो ये होता है पी वेव का शैडो जोन। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनका शैडो जोन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसको आपको NCERT वाला डाटा याद रखना है कि पी वेव का शैडो जोन होता है 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक, यानी कि इनके बीच में आपको पी वेव्स देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम एस वेव्स की बात करें तो इनका शैडो जोन होता है बियॉन्ड 105 डिग्री, ये दिया हुआ है NCERT में। इसके अलावा आपको कहीं कहीं पे ये चीज भी देखने को मिलेगी। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सबसे बड़ा शैडो जोन किसका होगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एस वेव जो होती हैं इनका शैडो जोन बड़ा होगा। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसके द्वारा अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। तो अर्थक्वेक को मेजर करने का काम सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोग्राफ। इसके अलावा दो स्केल आपको याद रखनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे है रिक्टर स्केल। अब ये जो रिक्टर स्केल है ये अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने का काम करते हैं। इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक इन्होंने मेजर किया है, तो 0 से लेके 10 तक का। यहाँ पे आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि रिक्टर स्केल पे अगर आप 1 से लेके 2 तक की रीडिंग में जाएंगे तो जो हमारा अर्थक्वेक होता है ना, इनका इम्पैक्ट 10 टाइम्स बढ़ जाता है। वहीं पे अगर हम 2 से 3 वाले पॉइंट पे जाएंगे तब भी इनका इम्पैक्ट 10 टाइम्स बढ़ता जाता है, यानी 1 यूनिट आप आगे बढ़े तो अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है वो 10 टाइम्स आगे बढ़ता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनकी कोई अपर लिमिट नहीं होती, यानी कि रिक्टर स्केल लिमिट लेस होता है। हम केवल पढ़ते हैं कि 0 से 10 तक ये मेजर करते हैं, क्योंकि अभी तक जो हाईएस्ट अर्थक्वेक आया है उसका था 9.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, और हमने यहीं तक अभी मेजर किया है, इससे ज़्यादा के अर्थक्वेक नहीं आए हैं। लेकिन इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को भी ये मेजर कर सकते हैं, लेकिन जब आएगा तब। इसके बाद यहाँ पे है मर्केली स्केल। इट मेजर इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी किसी भी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी है, उसका इफेक्ट क्या है, यानी फिजिकल इम्पैक्ट कितना है, ये मेजर करने का काम मर्केली स्केल का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से कहाँ तक की इनकी इंटेंसिटी होती है, तो 1 से लेके 12 तक, तो इनका लिमिट होता है, इनका कोई भी लिमिट नहीं होता। यहाँ पे मैंने ये इमेज लगाया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि पी वेव्स जो होती हैं ये प्राइमरी वेव होती हैं जो कि पहले आती हैं और ये पहले रिकॉर्ड होती हैं, इसके बाद में एस वेव रिकॉर्ड होती हैं। लास्ट में आपको एक छोटी सी चीज समझनी है टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। जब हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास पढ़ा था तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि आज हम जितने भी कॉन्टिनेंट्स देखते हैं वो सारे कॉन्टिनेंट एक जगह पे हुआ करते थे, और उसके साइड में आपको देखने को मिलता था एक मेगा ओशियन। अब इनके नाम हुआ करते थे अलग अलग। ये जो ऑल लैंड मास हुआ करता था इसको कहा जाता था पैंजिया, और पैंजिया का मतलब ही होता है ऑल लैंड मास। तो सारे कॉन्टिनेंट पैंजिया की फॉर्म में एक ही जगह पे थे, और यहाँ पे जो मेगा ओशियन था इसका नाम था पैंथालासा। आज के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपको इस वजह से देखने को मिलते हैं क्योंकि पैंजिया में आ जाता है ब्रेक और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है।
ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया कहते हैं। नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। अब ये जो दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं तो इनसे ही बहुत सारे कॉन्टिनेंट अलग होते हैं और वो ड्रिफ्ट करते हुए आज की पोजीशन पे आते हैं। यही सारे जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं ये प्लेट से बने होते हैं जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनमें आपको कुछ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स देखने को मिलेंगे और कुछ माइनर यहाँ पे आपको टेक्टोनिक प्लेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जो प्लेट है ना ये बहुत बड़ा है, ये है पैसिफिक प्लेट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यहाँ पे है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये है अफ्रीकन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो 7 यहाँ पे मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनके नाम पे आपको कॉन्टिनेंट्स के नाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ माइनर प्लेट्स भी दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे है कैरिबियन प्लेट, यहाँ है नाजका प्लेट, ये है कोकोस प्लेट, ये है जुआन डे फूका प्लेट, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको फिलिपाइन प्लेट, यहाँ पे है स्कॉटिया प्लेट। तो ये जो छोटे छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें तो वो 7 हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि कौन सा मेजर प्लेट नहीं है, कौन सा माइनर प्लेट नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि जो अंटार्कटिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट है। बेसिकली कॉन्टिनेंट के नाम पे जो टेक्टोनिक प्लेट हैं वो मेजर प्लेट्स हैं। इसके अलावा कोको, नाजका, फिलिपाइन प्लेट, फूजी प्लेट, ये सारी जो प्लेट्स हैं ये माइनर प्लेट हैं, इनका आपको नाम याद रखना होगा। यहाँ पे है पैसिफिक ओशियन और इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा रिंग ऑफ फायर। ये जो रिंग ऑफ फायर है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है अर्थक्वेक के लिए। वर्ल्ड के 80 से लेकर के 90% तक के जो भी अर्थक्वेक हैं वो आपको इसी एरिया में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ना बहुत सारे वॉल्केनोज भी एक्टिव होते हैं, यानी यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। वॉल्केनो भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसका रीज़न होता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हमने डिस्कस किया कि दो प्लेट्स जो होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, जब वो आपस में एक दूसरे के पास आती हैं तो जो लाइट वाली प्लेट होती है वो सबडक्ट कर जाती है और यहाँ पे सबडक्शन जोन क्रिएट हो जाता है। और आपको पता है कि जो मेंटल का अपर वाला पोर्शन है जो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है उसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, और वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और वो इन प्लेट्स को पिघला देता है, यानी इनको मेल्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नया क्रस्ट बनता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। इसी वजह से ये जो एरिया है ये सिस्मिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि रिंग ऑफ फायर आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। ये थी आज की क्लास जहाँ पे हमने डिस्कस किया इंटीरियर ऑफ अर्थ, टेक्टोनिक प्लेट्स और अर्थक्वेक के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रॉक्स के बारे में, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।